वेलकम बैक। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और आज हमारे मेहमान हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि इन्होंने लोगों को झूठे सपने बेच दिए। अब ये इल्जाम मेरा नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है। वो कह रहे हैं कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम लोगों को समझाते रहे और योगी जी बहकाते रहे और ये जीत गए, हम पीछे रह गए। देखिए, जो सपने दिखाता है वही उसको साकार भी करता है। हमने प्रदेश के अच्छे के लिए सपने दिखाए हैं, हम उसको साकार भी करेंगे। प्रदेश के अंदर विरासत में हमें जैसी स्थिति मिली है प्रदेश की, वो सचमुच चौंकाने वाली है। कोई अनुमान करेगा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 22 करोड़ आबादी की जनसंख्या का प्रदेश, जिस प्रदेश अगर एक देश होता तो दुनिया का 5वां बड़ा देश होता है। और इस प्रदेश में 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त हों, 5 जिलों को छोड़ करके बाकी किसी भी जिले में बिजली 2 से 3 घंटे 4 घंटे से अधिक न मिलती हो, जहां पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल का हो, बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव हो, स्वच्छता की रेटिंग को जब सामने आती है देश के, तो जिसमें 100 गंदे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के आते हैं। और जब हम प्रदेश के दायित्व का हम लोगों ने निर्वहन किया तो प्रदेश का खजाना एकदम खाली था। अखिलेश यादव ये सच कहते हैं कि आखिर हम इन सपनों को पूरा करेंगे कैसे, लेकिन ये प्रदेश के सपने साकार करेंगे हम लोग और उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। योगी जी वो तो कहते हैं कि उन्होंने जो सड़क बनवाई उसको जो देख लेगा वो उनकी वाहवाही करेगा। वो कहते हैं उन्होंने भवन बनवाए, उन्होंने फव्वारे लगवाए, उन्होंने तो जयप्रकाश की भवन के ऊपर तरणताल स्विमिंग पूल बनवा दिया। तो यही तो करते रहे लोग। इस प्रदेश का दुर्भाग्य यही है। मैंने आपको कहा ना, 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त थी। और सही बताऊं मैं आपको, मैं चुनाव के दौरान जब कहीं जाता था तो मुझे गड्ढा युक्त सड़कें दिखती थी। अगर मुझे रात्रि हो जाता था तो अगर किसी दूसरे स्टेट से हमें यूपी में आना होता था 19 मार्च 2017 के पहले, तो जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। जहां से गड्ढा युक्त सड़कें प्रारंभ हो गई उत्तर प्रदेश, जहां पर छिनैती, डकैती, लूटपाट, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति होती थी और सत्ता का संरक्षण उन मंचलों दुष्कर्मियों को प्राप्त होता था, वो उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन हम लोगों ने उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है, हम लोग उसको बदल रहे हैं। अभी हमारा बजट नहीं आया है, लेकिन बजट आने के पहले प्रदेश की सभी सड़कों को हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी बजट नहीं आया है। इनके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय यह है कि बजट अभी आया नहीं। उन्हें मालूम है कि प्रदेश का खजाना इन्होंने खाली करके छोड़ा है, लेकिन उन्हें यह भी मालूम कि हम लोग संन्यास परंपरा के लोग हैं, हमें विरासत में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम पूरे समाज को लेकर के सब कुछ इकट्ठा भी करने की क्षमता रखते हैं। और वही उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं। अगर खजाना खाली है तो किसानों के 36,000 करोड़ के कर्ज कैसे माफ कर दिए? कर रहे हैं ना हम लोग। कहां से देंगे? हम दे रहे हैं। इसीलिए कहा एक हम ही लोग कर सकते हैं, इस देश का कोई योगी ही कर सकता है। हमने सभी फिजूल खर्चे बंद करवा दिए हैं। आप अनुमान करिए वित्तीय अनुशासनहीनता की क्या पराकाष्ठा थी। यहां पर पीपीआर बनता है गोमती रिवर फ्रंट का 160 करोड़ का, डीपीआर बनते बनते वो चला जाता 660 करोड़। 2 वर्ष में योजना पूरी होनी थी। जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई योजना, जनवरी 2017 में संपन्न होनी थी। अधिक से अधिक डीपीआर में 660 करोड़ में सब कार्य संपन्न हो जाता, नहीं हुआ। 1437 करोड़ खर्च हो चुके हैं और अभी योजना अधूरी है।
यह प्रदेश की वित्तीय अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। लूट का एक ऐसा नग्न तांडव है। जेपीएन सेंटर को आप देखिए ना, क्या स्थिति है उसकी। जिस प्रदेश में जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, वहां पर आप कुछ चंद राजनेताओं के लिए मौज मस्ती का एक सेंटर बनाना चाहते हैं। ये मजाक है प्रदेश की और देश की व्यवस्था के साथ। ये नहीं स्वीकार होगा, इसको हम नहीं चलने देंगे। मेरे पास एक दिन एक कैंसर का पेशेंट आया। मैं जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाता हूं, प्रतिदिन जनता से मिलता हूं। मेरे पास आया, उसने कहा साहब कैंसर का पेशेंट है, पेशेंट हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे मैं उपचार करूं। मैंने कहा आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, वहां से आप एस्टिमेट बनवा लीजिए, जो खर्चा आएगा प्रदेश सरकार देगी उसको। ये ड्यूटी है हमारी, किसी गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा दिलाना, हम लोग करेंगे इसको। तो मेरे दिमाग में आया कि अखिलेश यादव ने यहां पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया था। मैंने मिनिस्टर को फोन किया, मैंने कहा वो कैंसर इंस्टीट्यूट में आप देख करके आइए, अगर वहां पे पेशेंट भर्ती हो सकता है, पेशेंट को भर्ती करवा दो। मैंने उसके सारे कागजात रखे, उसको मैंने कहा कि भाई आपकी हम व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारा मंत्री वहां जाता है। हमारे मंत्री ने जाने के बाद मुझे बताया कि साहब कैंसर इंस्टीट्यूट का केवल एक ढांचा खड़ा है, वहां ना बेड है, ना वहां पे कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहां रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहां कोई डॉक्टर है, ना कोई वहां पैरामेडिकल का स्टाफ है। तो मैंने कहा उद्घाटन के समय तो बेड थे, कहा वो तो केजीएमयू से बेड लाए गए थे, फिर वापस चले गए हैं। ये यहाँ की सच्चाई है विकास की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी खुला नहीं है यातायात के लिए। और यातायात के लिए खुलेगा कैसे? सुरक्षा के सबसे अधिक डकैती तो उनके गृह जनपद में पड़ती है उस एक्सप्रेसवे पे। मुझे परेशानी इस बात की होती है कि मुझे पूरे एक्सप्रेसवे पे सुरक्षा देनी पड़ रही है, विशेष हिदायत देनी पड़ रही है कि भाई देखो इटावा और सफाई के आसपास थोड़ा बचा करके रखिए लोगों को। और सफाई बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सफाई के और उसके आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है, बहुत वैसी यानी अफसोसजनक स्थिति है। ये कार्यक्रम में अखिलेश जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने ऐसा गार्डन बनाया है जो लंदन के हाइड पार्क जैसा है, उसमें जाके बैठे तो बड़ी अच्छी हवा आती है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इन नमूनों को उन्हीं गार्डनों में बिठाने के लिए भी तैयार बैठी है, और ये होगा जरूर। लेकिन आप तो जनता से वादा कर रहे हैं, किसानों से वादा किया, आपने जनता से वादा किया कि हम आपको 24 घंटे बिजली दे देंगे। अगर पैसा नहीं है तो बिजली कहां से लाएगी? हम दे रहे हैं ना। और हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से प्रदेश के अंदर पहले 5 जिलों में बिजली मिलती थी। हमने कहा 70 जिलों ने क्या गुनाह किया था। पहले मैंने कहा इन 5 जिलों की बिजली भी काटो। समाजवाद है तो समान रूप से होना चाहिए, और फिर राष्ट्रवाद है, हम सबको समान रूप से बिजली भी देंगे। 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली, तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है 1912। ट्रांसफार्मर जलता है ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर आप इसको बदलिए किसी भी स्थिति में। एक कार्रवाई प्रारंभ हुई है। एक जर्जर व्यवस्था है, हमने पावर फॉर ऑल पर साइन किए हैं। हम लोगों ने इस बात को कहा है कि 18 अक्टूबर 2018 से हम 24 घंटे विद्युतीकरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में देंगे, लेकिन मैंने उसके साथ एक शर्त और जोड़ी है कि हम बिजली देंगे सबको, लेकिन मेरा अनुरोध होगा लाइन लॉस कम करिए। जहां बिजली की चोरी है इसको रोकिए, लोग विद्युत का कनेक्शन लें। हमने बीपीएल फैमिलीज को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, लेकिन उनका मीटर लगाएंगे, जो कम से कम बिजली का उनका खर्चा आएगा उतना पैसा वे दे देंगे। हम 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में भी देने की, मैं आपकी सारी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में आपको उपलब्ध है 14,500 मेगावाट बिजली। जी हाँ। और आप वादा कर रहे हैं 22,000 मेगावाट का। देखिए 17,000 मेगावाट बिजली से हमारा पूरा कार्य चल सकता है, और हमने उसकी व्यवस्था कर ली है। हमारे पास बिजली की कमी नहीं है। हम पूरी तरह जिस रोस्टर के हिसाब से बिजली दे रहे हैं, प्रदेश की जनता को हम बिजली देने में सफल होंगे, दे रहे हैं,
और पावर फॉर ऑल में जनता का सहयोग हम मांग रहे हैं। पब्लिक हमें सपोर्ट करे, हम 24 घंटे बिजली सबको उपलब्ध कराएंगे, बिजली की कोई कमी कहीं नहीं होने देंगे। देखिए, मेरी जानकारी तो ये है कि रामपुर, इटावा, कन्नौज, आजमगढ़ ये ऐसे इलाके हैं जहां बिजली तो जाती है लेकिन 80 से 90% चोरी होती है, कोई पैसे नहीं देता। हाँ देखिए, जब राजनीतिक नेतृत्व तो उस समय का चोरी करना सिखाता था, चोरी करता था, चोरी करना सिखाता था, तो लोगों की आदतें खराब कुछ तो थी लेकिन सुधर रही हैं। हमने कहा ना, इसलिए लाइन लॉस को कम करने की हमने अपील की है, पब्लिक से अपील की है। और मुझे प्रसन्नता है, प्रदेश की जनता का इस संबंध में पूरा समर्थन मिल रहा है। बदायूं से भी, कन्नौज से भी, रामपुर से भी, आजमगढ़ से भी, और मैं अपील करूंगा अखिलेश जी से कि इटावा से भी करा देंगे तो मुझे लगता है कि सारी समस्या का समाधान यूपी में हो जाएगा। लेकिन योगी जी, जितना बजट आपका होगा उसमें से 2/3 तो चला जाएगा तनख्वाह देने में। 7th पे कमीशन लागू हो चुका है, जो बचा कुछ आप किसानों को कर्ज माफ कर देंगे तो विकास के काम तो सारे रुक जाएंगे। देखिए, पिछली सरकार के वित्तीय अनुशासन इतने, यानी अनुशासनहीनता इतनी ज्यादा थी। दूसरा, हम लोगों ने कटौती भी बहुत ज्यादा की है। आपको संभवतः ये नहीं होगा कि पिछले वर्ष तक प्रदेश के सभी अधिकारी और अधिकतर मंत्री इस मौसम में, गर्मियों के सीजन में, वे विदेशों के दौरा करते थे। वहां से क्या सीख के आ रहे हैं किसी को पता नहीं होता था। हम लोगों ने इस बार सबकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हमने अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में आप जिलों में जाइए, वहां दौरा करिए, सड़कों को देखिए, किसानों का गेहूं क्रय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है इसको चेक करिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालयों की स्थिति देखिए, पेयजल की स्थिति देखिए, जनता की समस्याओं को सुनिए। जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने यही अपील की है, अधिकारियों से भी कह दिया गया। बहुत सारी फाइल आई थी कि साहब विदेश दौरा इनका प्रस्तावित है। मैंने कहा पैसा कहां से आएगा? कि साहब ये तो राज्य सरकार देगी। तो मैंने कहा राज्य के पास पैसा नहीं है, आप यहाँ काम करिए, अपने विभाग में परफॉर्म करिए। आप ये बात को मानिए कि विभाग में तभी रहेंगे जब आप परफॉर्म कर पाएंगे, अन्यथा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर हर चीज की गारंटी मिल सकती है, जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो यहाँ रह सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको जाना होगा और इसलिए सभी लोग काम कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति हम लोग प्रदेश के अंदर ला रहे हैं। लोग कार्य करें। मैं स्वयं 18 से 20 घंटे कार्य करने को तैयार हूं, मेरे मंत्री कार्य करने को तैयार हैं, प्रशासन भी उसके साथ सहयोग करें। और मुझे प्रसन्नता, सब लोग कैसे मुकाबला करेंगे? आपने तो अपने घर के सारे एयर कंडीशनर निकलवा दिए। देखिए, मुझे लगता है कि एयर कंडीशन ही हर जगह के लिए नहीं, पूरे प्रदेश में क्या प्रदेश की जनता एयर कंडीशन में रह रही है क्या? वैसे भी मेरा ये मानना है कि जो एयर कंडीशन भी लगाए हैं वहां पे टेम्परेचर 26 से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई हम लोग कार्य कर रहे हैं, टेम्परेचर 25 और 26 के बीच में रखते हैं, तो हम अगर धूप में भी निकल जाएंगे तो हम पे असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो 20 और 18 के टेम्परेचर में रह रहा होगा, बाहर जाएगा तो लू की चपेट में सबसे पहले आएगा। इसलिए लू की चपेट में ना आए, इसलिए हम लोगों ने लोगों के सामने कुछ। अब योगी जी, एसी आप लगाने नहीं देंगे, गर्मी में छुट्टी पर बाहर जाने नहीं देंगे, ये तो बड़ा अत्याचार है। अत्याचार नहीं है, एक कार्य संस्कृति। प्रदेश की 22 करोड़ जनता जिन स्थितियों में रह रही है, हमें उन स्थितियों में से उनको उभारने के प्रयास करने चाहिए। हम लोग प्रयास कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों का सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हो जाएगा। आप जब बने थे मुख्यमंत्री तो आपने देखा दफ्तर कैसे चलते थे? हाँ देखिए, बड़ी खराब स्थिति थी। मैंने जब शुरू दिन इस बारे में इच्छा व्यक्त की कि भाई अब तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया है, मुख्यमंत्री क्या होता है मुझे भी नहीं जानकारी है, तो मैंने कहा कार्यालय मुझे जाना है। कहा साहब 11 बजे के बाद आइए आप। तो मैंने कहा कार्यालय 11 बजे खुलते हैं क्या? मैंने संसद तो देखी थी कि 11 बजे से संसद चलेगी शाम 6 बजे तक, लेकिन कार्यालय 11 बजे से शुरू होते हैं। तो गए, मैंने मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों से एक बात के लिए आग्रह किया था। मैंने कहा यार देखो, पहले दिन कार्यालय आप जाएंगे तो बैठिएगा मत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है, स्वच्छ मिशन, स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, उस स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले दिन हम लोगों को जिस कार्यालय में बैठना है, उस कार्यालय में स्वच्छता के कार्यक्रम को अंजाम देना है। मैं देख के ताज्जुब था, बहुत सारी जगह ये कुर्सी है, ये फाइल गंजी हुई थी ऊंची तक,
ये भी फाइल गंजी थी, ऊपर तक टेबल में फाइल गंजी हुई थी, उसमें धूल जमा हुआ था और बहुत सारे ऐसे श्रीमान जी लोग थे जो पान खा करके वहीं कोने में थूक देते थे। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा भी तुम लोग तो प्रदेश सरकार को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, ये सब फाइल में धूल पड़ा हुआ है, ये टीबी हो जाएगी तुम्हें तो, और टीबी का उपचार फिर पैसा सरकार को ही खर्च करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा होगा ये सब ठीक करो, ये फाइल ऐसे पड़ी नहीं रहनी चाहिए। हमने एक सिटीजन चार्टर लागू करवाया। आज एक सप्ताह से अधिक किसी एक विभागाध्यक्ष के पास फाइल रहेगी तो उसको जवाब देना होगा। 3 दिन से अधिक किसी के यहां फाइल रुकी ही नहीं सकती, अगर रुकेगी तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। ये नहीं चल सकता है। प्रदेश की जनता के टैक्स से हमें वेतन मिलेगा, हमें सुविधाएं मिलेंगी, और हम उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करें, वो महीनों महीनों भटकता रहे, ये नहीं हो सकता है। उस सिटीजन चार्टर को हम लोगों ने लागू किया। कार्यालय में लोग समय से बैठे, पता लगा लंच आवर के बाद तो कोई जाता ही नहीं था। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आते थे। मैं गोरखपुर का एक किस्सा बताता हूं इस सरकार का। एक बार मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे था। इस सरकार का एक माध्यमिक शिक्षा के मंत्री गोरखपुर, कृषि मंत्री गोरखपुर आए थे। उस समय के जो एपीसी थे, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन कमिश्नर, वो गोरखपुर आए थे। तो ट्रेन से उनको लखनऊ वापस आना था। मैं भी रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था। जिस रूम में मैं बैठा था, संजोग से वहां के जिलाधिकारी, वहां के कमिश्नर एपीसी को भी वहीं लेकर के पहुंचे, लेकिन मुझे देख के थोड़ा हिचके, तो मैंने बुलाया उनको। मैंने कहा भी आइए, क्यों आप भाग रहे हैं? रिटर्निंग रूम में ये लोग आए, बैठे। इनके 2 मिनट के बाद इनका कृषि मंत्री आ गया। तो मैं समझा कि सब साथी हैं। तो कृषि मंत्री को मैंने अपने बगल में, एक कार्यकर्ता बैठता, मैंने को हटा कर कहा, मैंने कहा भी देखो ये कृषि मंत्री है, इनको बैठने दो। मैंने एपीसी से पूछा, मैंने कहा आप कब आए? उन्होंने कहा कि मैं सुबह आया था। मैंने कहा क्या कोई कार्यक्रम था? उन्होंने कहा हाँ, एक एग्रीकल्चर पर एक संगोष्ठी थी, उसी में आया था। मैंने कहा यहाँ गन्ने में पायरिया कीड़ा लग रहा है और सैकड़ों हेक्टेयर यहाँ पर गन्ने की फसल किसानों की खराब हुई है, इसके बारे में आप लोगों ने कोई प्लान तय किया है? उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं। मैंने कहा भी आप आखिर कैसे संगोष्ठी कर रहे हैं? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। फिर मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा भी कृषि मंत्री तो यही गोरखपुर के ही हैं। मैंने कहा कृषि मंत्री ने बताया नहीं? अब आश्चर्य करेंगे कि कृषि मंत्री को एपीसी नहीं पहचानते थे, उनका एग्रीकल्चर सेक्रेटरी नहीं पहचानता था, और मैंने अपने सामने परिचय कराया। तो मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछा, मैंने कहा तुम कब से कृषि मंत्री हो? उसने कहा 6 महीने से। मैंने कहा 6 महीने से तुम्हारे अधिकारियों से कोई परिचय नहीं? कहा मैं कार्यालय कभी कभी जाता हूं। ये अराजकता थी, ये अराजकता थी। हमने कहा ये सब नहीं चल सकता है। अब इसको बदला आपने? पूरी तरह बदल चुका है, और जो कुछ बचा होगा 100 दिन आने दीजिए, वो सब बदल करके हम लोग रख देंगे। लेकिन कुछ खबरें अखबारों में आती हैं, जैसे आपने कहा कि वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, आप एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। एक हमने पढ़ा कि 27 मई को कुशीनगर के दलितों से मिलने गए तो उनको प्रशासन की तरफ से शैम्पू और साबुन बांट दिए गए कि योगी जी आए तो खुशबू लगा के आना। देखिए, शैम्पू और साबुन जो है ये खुशबू का प्रतीक नहीं है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारा अभियान है, और इस अभियान की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि हम स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं। देखिए, मैं पिछले 20 वर्षों से इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ रहा हूं, और आज उत्तर प्रदेश के 38 जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं, और देश के अंदर लगभग 171 जिले इससे प्रभावित हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसका उपचार नहीं है, इसके केवल जागरूकता और बचाव, इसके 2 माध्यम हो सकते हैं। और जागरूकता में स्वच्छता का और शुद्ध पेयजल का। स्वच्छता हो, शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए तो इंसेफ्लाइटिस फिर कभी वहां पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। स्वच्छता की दिशा से लोगों को साबुन बांटना कोई बुरी बात नहीं। अगर किसी दलित को, किसी कमजोर व्यक्ति को स्वच्छता के लिए साबुन बांटा है प्रशासन ने, उसमें कोई बुराई नहीं। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए उनसे कहा गया कि आप स्नान करिए,
तो ये जागरूकता का हिस्सा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि प्रतिदिन उसको स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन उसको दांतून करना चाहिए, अपने नाखून उसको काट करके इस लायक बनाने चाहिए कि वह किसी को चुभो भी न सके और साथ साथ उस गंदगी से स्वयं बीमारी से ग्रसित भी न हो सके। ये अनिवार्य होना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि जैसे मैंने बाल रखे छोटे छोटे वैसे सभी लोग रखेंगे तो और समस्या का समाधान हो जाएगा। एक और घटना अखबारों में आई कि एक शहीद के घर आप गए थे। हाँ। आप पहुंचे, उसके पहले उसके घर में एसी लगा दिया, सोफे लगा दिए, टेबल लगा दी, कालीन लगा दिया। आप गए तो फिर वो सब हटा दिया। देखिए, प्रशासन की ये गलती थी, प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए था। मैं एक शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जा रहा हूं और उस शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने का मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ, उनके दुख के साथ अपनी संवेदना जताने के लिए। किसी भी शहीद का सम्मान देश के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है और मुझे लगता है कि वह प्रशासन की गलती थी, उनकी जवाबदेही तय की गई वहां पे। भाई, एक मेरे लिए एसी लगाने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा, जब मैं वहां था तो मुझे तो पसीना वैसे आ रहे थे जैसे लोगों को और पसीने थे क्योंकि वहां पर तो भयंकर गर्मी थी उस गांव की। क्योंकि जिस दिन शहीद वो हमारा वो जवान शहीद हुआ था, बीएसएफ का जवान था, लखनऊ में एक आवश्यक कार्यक्रम में मुझे यहां रहना था। मैंने अपने कैबिनेट मंत्री को वहां भेजा था। रात्रि को 12 बजे मेरे पास फोन आता है कि साहब ये लोग दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो कहा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आए। तो मैंने कहा बात कराओ मुझसे। रात 12:30 बजे मेरी उस परिवार से बातचीत हुई, शहीद के बड़े पुत्र से मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा क्या यह संभव है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हर जगह जाएं? अगर ये संभव है तो मुझे तो आने में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आऊंगा ही। और मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरा प्रयास होगा कि हर शहीद के घर में मैं जाऊंगा। लेकिन हम किसी की शहादत को संकीर्ण राजनीतिक दायरों में कैद करके न रखें। हमारे लिए महान बलिदान है ये, पूरा समाज इससे प्रेरणा ले रहा है। उसने कहा महाराज जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूं। कहा बस आपसे मुझे बात करनी थी, आप गोरखपुर आएंगे तो क्या आएंगे? मैंने कहा मेरा गोरखपुर का कार्यक्रम लगेगा तो मैं जरूर वहां आऊंगा। और मैं इसलिए वहां गया था। मैंने वहां उस परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उस परिवार के, उस शहीद के स्मारक को बनाने के लिए मैंने वहां कहा है। उनके नाम पे इंटर कॉलेज हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया की नजरें इंटर कॉलेज और स्मारक पे नहीं गया, उस परिवार को दी जाने वाली सहायता पे नहीं गया, लेकिन उस पंखे पर एसी पे चला गया तो मुझे उसमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चीजें हुई। लेकिन वो प्रशासन की गलती थी, क्योंकि प्रशासन को मैंने पहले से सख्त इस बात के लिए किया है कि देखो भाई, मैं कहीं जाऊंगा मेरे लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। मेरे कारण प्रयास हो कि पब्लिक को परेशानी ना हो। लेकिन मैं कहीं जा रहा हूं, मेरी मजबूरी बन जा रही है एक बिगड़ी हुई व्यवस्था में हॉस्पिटल को, मंडी को, किसी सड़क को, किसी तालाब को, किसी स्कूल को जाकर के निरीक्षण करना, देखना पड़ रहा है एक सिस्टम को ठीक मीडिया करने की के लिए। नजर तो आप पर इसलिए भी रहती है कि आपसे अपेक्षा ऐसी है। कोई और मुख्यमंत्री जाता, एसी लगा देते, एक क्या 4 लगा देते, गलत पूछता नहीं। मैंने कहा ना वो गलत था और उसके लिए उनकी जवाबदेही भी तय की गई। और सख्त हिदायत है कि आगे से इस प्रकार की कोई व्यवस्था कोई करेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा, स्वयं कार्रवाई करूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ। और कहीं यह ना हो कि सार्वजनिक स्थल पर ही ऐसे लोगों को अपमानित होना पड़े, वो चीजें आगे से कतई न हो, इस प्रकार की हिदायत स्पष्ट दे दी गई थी। लेकिन ये सही है कि जो पिछली सरकार ने योजना शुरू की थी, एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे और ऐसी योजनाओं को, उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, उन सब चीजों को आपकी सरकार ने बंद कर दिया। देखिए, हमारी सरकार किसी भी अच्छी योजना जो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में होगी, उसको किसी को हम बंद नहीं करने जा रहे हैं। हमारे लिए, हम लोग राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इसलिए नहीं आए हैं कि किसी के प्रति राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करें। इतनी फुर्सती कहां है कि व्यक्ति प्रतिशोध किसी से निकाल सके। यहां पे तो श्वास लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन जो प्रदेश के हित में होगा हम उसको लागू करेंगे। लेकिन जो केवल उनके स्वयं के हित के लिए थी, उनको तो हमें रोक लगानी ही चाहिए और रोकेंगे भी हम। खास तौर से बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी
आप अनुमान करेंगे 3500 करोड़ रुपए केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पेंशन देने के नाम पर। 3500 करोड़ 3500 करोड़, ये नहीं चलेगा, ये सब बंद होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मांग करेंगे तो जांच शुरू हो जाएगी, तो कहीं जांच शुरू होते होते उसकी वसूली न प्रारंभ हो जाए। इसलिए गनीमत रहे, वो वहीं तक सीमित रहे तो अच्छा होगा। इसी प्रकार से तमाम अन्य योजनाओं में, और ये कौन एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, एनएचएम के अंतर्गत भारत सरकार स्वयं देना चाहती है पैसा। 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जिसमें मॉनिटर हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऐसी 150 एम्बुलेंस भारत सरकार 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने हर जिले के लिए 2-2 कार्डियक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के लिए वो किया। प्रदेश सरकार ने नहीं लिया। ऐसा ना हो कि ये एम्बुलेंस जनता के हित में आए और फिर मोदी जी को श्रेय न मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय न मिल जाए। इसलिए हम लोग आए, 1 महीने के अंदर हमने सभी एम्बुलेंस मंगाई, हर जिले में 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हम लोग दे दी। और उसकी महत्ता को देखते हुए हम लोगों ने फिर अनुरोध किया कि हमें 100 और एम्बुलेंस उपलब्ध करवा दें। आज हम लोग 100 नई और एम्बुलेंस मंगा रहे हैं। बड़े जिलों में हम 1-1, 2-2 और उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन प्रदेश की जनता का हित जिससे भी होगा, उस प्रकार की योजनाओं को प्रदेश में हम बड़ी मजबूती के साथ बिना लॉन्ग लपेट के हम लोग लागू करेंगे। योगी जी, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं लोगों की आपसे, बहुत सारे जनता के भी सवाल होंगे। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर जनता के मुकदमे का अगला। आपने तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाए, लेकिन हालत तो खराब है। जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे, और वही कार्य हम कर रहे हैं।